हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल वी आर डूइंग ग्रेट। आज हम 2 मार्च का दो हिंदू एनालिसिस करेंगे। जिन्होंने अभी नया ज्वाइन करा है इस चैनल को, कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि हमने नया ज्वाइन करा है। एंड अगर कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट्स में मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगी उनको एक्सप्लेन करने की जैसे जैसे वो टॉपिक्स आते रहेंगे। आपको सेशन कैसा लगा ये कॉमेंट्स में ज़रूर बताना। मैं बहुत मेहनत करती हूँ इसको बनाने के लिए। एंड हर रोज़ 6 PM पे सेशन होता है। एक दिन पहले का हम दो हिंदू एनालिसिस करते हैं। जो मैं नोट्स लिख रही हूँ वो आपको लिखने हैं। कभी कभी मैं कमेंट्स में देखती हूँ बहुत बच्चे ज्ञान बांट रहे होते हैं फ्री का, कि नोट्स को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ देख लो। अगर आप नोट्स बनाओगे नहीं तो आप रिवाइज कहाँ से करोगे, और अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो आप रिटेन कैसे कर पाओगे चीज़ों को, राइट। तो ये चीज़ है। एंड कोई भी डाउट्स हैं कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। आई एम लॉगरी इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पर आप डीएम भी कर सकते हो मुझे, ठीक है। एजुगिरी का भी हैंडल है बट मैं आई एम लॉगरी पे ज़्यादा एक्टिव हूँ। बाकी कमेंट्स भी मैं देखती रहती हूँ, तो वो भी आप बता देना। अब यूरोपियन लीडर्स वॉइस सपोर्ट फॉर जेलेंस्की आफ्टर ओवल ऑफिस फियास्को। फियास्को का मतलब क्या होता है? कंप्लीट फेलियर, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यूरोपियन लीडर्स वॉइस वॉइस सपोर्ट फॉर जेलेंस्की फॉर जेलेंस्की आफ्टर ओवल ऑफिस फियास्को। फियास्को इम्पॉर्टेंट टर्म है, ठीक है ना। आपको ये इंग्लिश में आ सकती है साइनोनिम एंटोनिम के रूप में, अ कंप्लीट फेलियर। तो अब यहाँ पर जो मैंने कल समझाया था वो दोबारा से आ जाता है। वो तो मेरे पास नहीं है जो मैंने कल समझाया था, दोबारा से बना लेते हैं। तो देखो यार, यूक्रेन रशिया की वॉर चल रही थी, अभी भी चल रही है ना। तो यूएसए यूक्रेन को क्या कह रहा है कि भैया तू मुझे मिनरल्स दे दे। यूक्रेन कह रहा है ऐसे कैसे दे दूँ, और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। वो कह रहे हैं कि रशिया को बोलो जो हमारा ज़मीन तुमने लिया है वो वापस कर दो। तो ये सब बात करने के लिए जो ये जेलेंस्की हैं, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन है, ये यूएस से गए थे, बट इनकी बातचीत जो है वो फाइनलाइज नहीं हो पाई। इंस्टेड लड़ाई हो गई आपस में, और ये जो है यूएस से छोड़कर आ गए हैं। और अब ये किससे मीटिंग करें? यूरोपियन लीडर से। क्योंकि कल याद होगा कि हमने करा था, यहाँ पे मैं बना देती हूँ, कि यूक्रेन रशिया की लड़ाई में यूक्रेन के पीछे कौन कौन है। मतलब था स्टार्टिंग में यूएसए था, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज थी, तो जो पैसा भी दे रही थी, टैक्टिक्स भी बता रहे थे, ठीक है ना। अब यूएस जो है वो उठ उठ के वो रशिया से भी बात कर रहा है, यूक्रेन से बात कर रहा है अब, ठीक है ना। बट उसने किसको कर दिया, बातें जो करी हैं वो एक्सक्लूड कर दिया उसमें यूएस से यूक्रेन को, रशिया के साथ जब बात कर रहा था। सॉरी, यूएसए ने एक्सक्लूडेड ईयू, यूरोपियन यूनियन एंड यूक्रेन। तो यूक्रेन को वैसे ही, यूक्रेन और ईयू को गुस्सा चढ़ गया। अब जब यूक्रेन से बात कर भी रहा है यूएस से, उसके अंदर बात नहीं मान रहा यूक्रेन की। तो ये चीज़ें चल रही हैं। यूरोपियन लीडर्स एक्सप्रेस देयर सॉलिडारिटी विद यूक्रेनियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की फॉलोइंग फ्राइडेज इकोनॉमियस इंटरेक्शन बिटवीन द यूक्रेनियन लीडर एंड यूएस प्रेसिडेंट। तो यूएस प्रेसिडेंट और यूक्रेनियन लीडर के बीच में लड़ाई हो गई। द ओवल ऑफिस इंटरेक्शन लेड टू मिस्टर जेलेंस्की ईदर चूजिंग टू लीव और बीइंग आस्क्ड टू लीव। तो यहाँ पर जेलेंस्की को बोला या तो तू चले जा, या फिर देव ही वॉज बीइंग आस्क्ड टू लीव। मतलब इनकी जो बातचीत थी यूएसए और यूक्रेन की वो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट जो कि इंडिया आई हुई है, इंडिया क्यों आई? इंडिया के उन्होंने बोला कि इंडिया और यूरोप जल्द ही एफटीए साइन करेंगे, इस ईयर के एंड तक एफटीए साइन हो जाएगा। एफटीए की फुल फॉर्म क्या होती है? फ्री ट्रेड अग्रीमेंट साइन हो जाएगा, ठीक है। ये तो बात थी ईयू और इंडिया की, बट ईयू कह रहा है कि कोई बात नहीं, हम तुम्हें सपोर्ट करेंगे, वी विल कंटिन्यू वर्किंग विद यू फॉर जस्ट एंड लास्टिंग पीस। तो वो कह रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पता चल गया है कि अब यहाँ पर यूएसए ने बोल दिया कि भैया हम तेरे को सपोर्ट नहीं करने वाले हैं। तो यूएसए तो उठकर यहाँ पर बैठ गया है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर रह कौन गया है? यहाँ पर यूरोपियन कंट्रीज रह गई। अब यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो देखते हैं कितना यूक्रेन को सपोर्ट कर पाती हैं। प्रॉब्लम्स बहुत सारी है, यूरोपियन कंट्रीज़ की इकोनॉमी भी कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। पॉलिटिकली भी हम देखें तो कोई भी वापस दोबारा पावर में नहीं आता हुआ दिख रहा है, चाहे वो फ्रांस हो, जर्मनी हो, ठीक है ना। तो मेजर कंट्रीज जो है, जर्मनी में भी बहुत पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, फ्रांस में भी चल रही हैं। तो जो जितनी मेजर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यूके की भी इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी कुछ खास नहीं है, ओके। अब क्या है? पे कॉम्पनसेशन टू कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हिट बाय ग्रैप। अब ग्रैप क्या है? जब दिल्ली के अंदर और दिल्ली के आसपास के रीजन में, जिसको एनसीआर बोला जाता है, नेशनल कैपिटल रीजन, वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो ग्रैप लागू होता है। नाउ व्हाट इज ग्रैप? ग्रैप की फुल फॉर्म जो है वो है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान।
क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। अब ग्रैप जो है वो क्या है कि अगर पॉल्यूशन हो गया, इतना पॉल्यूशन है तो ये हो जाएगा, इतना पॉल्यूशन हो गया तो स्कूल बंद हो जाएंगे, इतना पॉल्यूशन हो गया तो कंस्ट्रक्शन बंद हो जाएगी, इतना पॉल्यूशन हो गया तो ये वाली गाड़ियां बंद कर देंगे, इतना पॉल्यूशन होगा तो ये। तो मतलब क्या है, ये खुद ही बता रहे हैं, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। जौन से ग्रेड पे पहुंच गए, जौन से लेवल ऑफ पॉल्यूशन पे पहुंच गए, उसी के अकॉर्डिंग एक्शन प्लान फॉर दिल्ली। तो ग्रैप क्या है, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान व्हेन पॉल्यूशन is high in Delhi and NCR region। ठीक है ना, एनसीआर की फुल फॉर्म पता है, एनसीआर की फुल फॉर्म नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन जो आसपास के लगते इलाके हैं, ठीक है ना, गुड़गांव, ठीक है, और भी बहुत सारी जगह हैं। मे बी वो दिल्ली का पार्ट नहीं है टेरिटोरियली, बट टेरिटरी के वाइज नहीं है वो पार्ट, बट जुरिस्डिक्शन वाइज वो नहीं है पार्ट, बट वैसे वो साथ लगते हैं तो इफेक्ट इन पे भी होता है, तो ये भी एनसीआर रीजन माना जाता है। ठीक है, रशियन यूक्रेनियन मिनिस्टर्स मे अटेंड राइजीना डायलॉग इन दिल्ली। द शटडाउन बिटवीन US President Donald Trump and Ukraine President Volodymyr Zelensky in the White House on Friday, and events that follow may not directly impact India, but they could set the stage for fiery encounters in New Delhi later this month as External Affairs Ministry presents next edition of Raisina Dialogue। तो Raisina Dialogue जो होता है वो कौन कंडक्ट करता है, Indian Ministry of External Affairs। तो Ministry of External Affairs has come up with next edition of annual Raisina Dialogue। तो यहाँ पर क्या होने वाला है, एनुअल राइजीना डायलॉग होने वाला है। ठीक है ना, एनुअल राइजीना डायलॉग होने वाला है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इसको होस्ट करेगी। अब यहाँ पर बातचीत हो सकती है, जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ है यूक्रेन और यूएसए के बीच में। यूक्रेनियन फॉरेन मिनिस्टर्स इन बोथ इनवाइटेड, दोनों ही फॉरेन मिनिस्टर्स इनवाइटेड हैं, यूक्रेन के भी रशिया के भी। ऑर्गेनाइज्ड बाय थिंक टैंक ऑब्जर्व रिसर्च फाउंडेशन इन दिल्ली। अब ये लिखेंगे, ऑर्गेनाइज्ड बाय थिंक टैंक ORF, that is Observer Research Foundation in Delhi। The chief guest of the event will be New Zealand Prime Minister Christopher Luxon, a number of European ministers and senior officials including from Italy। ठीक है ना, तो यहाँ पर चीफ गेस्ट कौन है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, चीफ गेस्ट न्यूजीलैंड पीएम। अब ये क्वेश्चन भी आ सकता है, न्यूजीलैंड का पीएम कौन है, तो ये तो क्रिस्टोफर, तो एक चैप्टर भी था मेरे ख्याल से 10th में था या फिर 12th में था इंग्लिश की लिटरेचर में। ठीक है ना, लक्सर पेन है, ठीक है, उससे भी याद कर सकते हो। New Zealand remains steadfast in its support for Ukraine as it defends itself in a war that Russia started, it mounting। तो वहाँ पे यूक्रेन के साथ है न्यूजीलैंड। Indian experts however reacted to the development differently, with two former senior so and so inviting the harsh public treatment by US Sky invited it by argumenting instead of tactfully steering। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ढंग से ट्रीट करना चाहिए था। ये सब चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि राइजीना डायलॉग जो है, जिसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी कंडक्ट करती है, और थिंक टैंक जो है, थिंक टैंक क्या होता है, जो रिसर्च वगैरह करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे रिसर्च करते हैं, ये ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन दिल्ली में कंडक्ट करेगा। और चीफ गेस्ट कौन होने वाला है, न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है, हर पॉइंट ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है। राइजीना डायलॉग कहाँ पर हो रहा है, कौन सा एडिशन है, क्या थीम है, अगर कुछ ऐसा सा होगा आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। द क्वेश्चन ऑफ रिवर्टिंग टू बैलेट पेपर्स। तो यहाँ पर इलेक्शंस होते हैं, तो अब इलेक्शंस में वोटिंग इकट्ठा करने का भी तो तरीका होता है ना, कि वोट डालने हैं। तो अभी क्या होता है, ईवीएम्स होती हैं, ठीक है ना, ईवीएम्स होती हैं। तो ईवीएम जो होता है, मतलब यहाँ पे लगा लो पार्टी के सिंबल्स हैं, ठीक है ना, जो कैंडिडेट्स हैं उनके सिंबल्स हैं, यहाँ पे बटन है, ठीक है ना, जितने सिंबल उतने बटन, तुम गए दबा के आगे, टून चुक हो गया, वोट डल गई तुम्हारी। अब इसके में गिन लेंगे वो। फिर ऐसा सा ही बैलेट पेपर होता है, उसमें तुम स्टैंप मार के आते हो बैलेट पेपर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर सिंबल्स होते हैं, यहाँ पर डब्बे बने होते हैं, तो उसमें स्टैंप दी जाती है, ठा मारो, फोल्ड करो, डब्बे में डालो, वो बैलेट पेपर है। तो हमारे यहाँ पे ईवीएम्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आ गई हैं, ठीक है ना।
अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से लगता है कि भैया ये तो चीटिंग कर रहे हैं, और चीटिंग कब कर रहे हैं, मैं वैसे ही मैं किसी की साइड नहीं ले रही, चीटिंग कब होती है, जौन सी पार्टी हार जाती है वो ही ईवीएम्स का रोना रोना स्टार्ट कर देती है, ठीक है ना। जहाँ पे जो पार्टी हारी वो कहेगी भैया ईवीएम खराब थी। बैलेट पेपर के, अब हमारे यहाँ पे ईवीएम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है भगवान की दया से कि हमारे गिनने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, फीजिबल ही नहीं है, तो ईवीएम्स यूज करते हैं क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है, हमारे पास जनता इतनी ज्यादा है, राइट। तो अब यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन वाला जो चल रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन, ONOE, अगेन अगर आपने जनवरी नहीं अटेंड करा है तो ये आपको पता होना चाहिए, या पहली बार न्यूज़ सुन रहे हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट लेकर आ रही है सरकार। वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना। जिन्होंने लिखा हुआ है दोबारा दोबारा लिखने का कोई फायदा नहीं है, ऐसी नोट्स बल्कि बना रहे हो, तुम समझ लो बस। साइमल्टेनियस इलेक्शंस, साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहाँ कहाँ पे होंगे, लोकसभा में होंगे और स्टेट लेजिस्लेचर में, मतलब कि तुम अपने राज्य का सीएम और तुम अपने देश का पीएम एक ही टाइम पे चुनोगे। अभी जैसे हुआ, हमने 2024 में वोट डाली किसके लिए, पीएम चुनने के लिए, एमपीज चुनने के लिए, ठीक है ना। अब फिर दोबारा से इलेक्शंस हो रहे हैं कई जगह, जैसे दिल्ली वालों ने अपने एमएलएस चुने, अब बिहार में होंगे थोड़ी देर बाद, ऐसे होते रहते हैं ना। वो कह रहे हैं कि एक साथ करते हैं पीएम और सीएम के इलेक्शन, तुम कहोगे क्यों भाई, क्योंकि वो कह रहे हैं कि खर्चा बहुत बढ़ता है, एक्सपेंसिव है ये काम, ठीक है, एक ही बार में करके खत्म करो, इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है ना। अब इकोनॉमिक स्लो डाउन हम ये नहीं डिनाई कर सकते कि भैया हमारे यहाँ पे 2 नंबर का काम भी होता है ना, बहुत अच्छा खासा होता है। अब इलेक्शन के टाइम पे भाई चेकिंग बढ़ जाती है, लोगों के पैसे इधर उधर नहीं होते, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो आ ही जाता है, और ये भी एक वजह है। और पॉलिटिशियंस भी बिजी हो जाते हैं, कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है, कोई भी नया डिसीजन नहीं ले सकते हो, ठीक है ना, इलेक्शन के टाइम पर, तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो जाता है। तो वो कह रहे हैं एक साथ इलेक्शंस करने चाहिए। अब इसके ऊपर जेपीसी बिठाई है, दैट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जो एग्जामिन कर रही है 2 बिल्स जो साइमल्टेनियस इलेक्शंस में आए हैं, जिनको बोला जा रहा है 129th अमेंडमेंट बिल, ठीक है ना, जिसके अंदर ये कहा जा रहा है, होल्ड वर्क टू होल्ड द लोकसभा एंड असेंबली पोल्स टुगेदर, द यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल सीक्स टू अलाइन द टर्म्स ऑफ असेंबलीज ऑफ दिल्ली, पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर फॉर द पर्पस ऑफ होल्डिंग जॉइंट इलेक्शंस, ठीक है ना। तो ये 2 बिल्स जो हैं, 2 बिल्स आ रहे हैं, तो अब यहाँ पर वन नेशन वन इलेक्शन बिल्स के नाम से हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, वन नेशन वन इलेक्शन बिल्स, ठीक है ना। अब इन बिल्स का नाम क्या है, इन बिल्स का नाम है 129th अमेंडमेंट बिल, 129th अमेंडमेंट बिल। ये क्या ले डाउन करता है, लीगल फ्रेमवर्क टू होल्ड लोकसभा एंड असेंबली पोल्स टुगेदर, ठीक है ना। ये बिल बात कर रहा है कि भैया लोकसभा और असेंबली पोल्स के कैसे इकट्ठा होगा। अब ये भी तो दिक्कत है ना, अब दिल्ली में अभी इलेक्शन हुआ है, ठीक है ना, 4 साल बाद तो हम पीएम सेलेक्ट करने दोबारा बैठ जाएंगे अपना, पर अभी उनके तो साल पड़ा है ना एक, वो कह रहे हैं हम क्यों पहले इलेक्शन होने दें, हम तो भैया सीएम बन के रहेंगे, हम क्यों गद्दी जाने दें, ये गद्दी तो बहुत मुश्किल से आती है। अब इस पे बात हो रही है। दूसरा जो बिल है वो क्या है, यूनियन टेरिटरीज लॉज अमेंडमेंट बिल। ये क्या करना चाहता है, सीक्स टू अलाइन टर्म्स ऑफ assemblies of Delhi, Puducherry and J&K for purpose of holding joint elections। तो यहाँ पे जॉइंट इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना, इनके लिए अमेंडमेंट है कि भैया इन 3 UTs में, ठीक है ना, जहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर है वहाँ पे जॉइंट इलेक्शंस होंगे, ठीक है ना, 3 UTs विद असेंबली। अब यहाँ से एक क्वेश्चन भी निकल सकता है, वो कौन सी 3 UTs हैं जो विद असेंबली हैं, 3 UTs विद असेंबली, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3 UTs विद असेंबलीज, ठीक है ना। अब ये क्यों अचंभे वाली बात है, क्यों अजूबा है ये यूटीज वाली बात अजूबा इसलिए क्योंकि यूनियन टेरिटरी क्या है, यूटीज का फुल फॉर्म क्या है, यूनियन टेरिटरी, और इनकी खास बात क्या है, यूनियन टेरिटरी की खास बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू प्रेसिडेंट इनको हैंडल करती है,
प्रेसिडेंट थ्रू गवर्नर कहते हैं, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, थ्रू गवर्नर थ्रू प्रेसिडेंट, ठीक है ना। यहाँ पर देर इज नो सीएम, देर इज नो स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। लॉ बनाने, स्टेट लेजिस्लेचर क्या है, जो लॉ बनाती है, जहाँ पे लॉ बनाने वाले जो बंदे हैं हमारे, उनको, बंदे बंदियाँ, ठीक है। देर इज नो सीएम, नो सीएम, ठीक है। बट तीन इसमें यूटीज में एक्सेप्शन है। एक तो हमारी कैपिटल दिल्ली, बीच साइड वाला पुडुचेरी, एंड जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, कौन सी तीन यूटीज हैं, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ से भी आ सकता है, कौन सी अमेंडमेंट है, बिल कौन सा है। वन नेशन वन इलेक्शन अगर आपने नोट नहीं किया था तो ये लिखवा दिया मैंने शॉर्ट में, और कहानी भी सुना दी है। उसके बाद पांडे टेक्स चार्ज, पांडे जी आ गए हैं पावर में, ठीक है ना। अब पांडे जी पावर में आए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सेबी के चेयरपर्सन कौन है, कौन है सेबी का चेयरपर्सन। तुहीन कांता पांडे, तुहीन कांता पांडे। एंड सेबी की फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है जी। क्या करता है ये सेबी, क्या करता है, ये जो स्टॉक्स के अंदर कंट्रोल करते हैं यही करते हैं। चेयरपर्सन कौन है अब इनका, तुहीन कांता पांडे, याद रहेंगे पांडे जी। कांता आंटी तुम्हारे यहाँ भी होगी, हमारे भी बहुत सारी थी। तुहीन, ठीक है ना, ये थोड़ा मूवी वाला नाम सा लगता है, ठीक है ना। अब इसके अंदर एक क्वेश्चन और है, अगर कोई बता दे, फॉर्मर सेबी चेयरपर्सन कौन थी, और वो न्यूज में क्यों थी, फॉर्मर फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो मैं बता ही देती हूँ, फॉर्मर चेयरपर्सन ऑफ सेबी जो अभी सर्व कर रही थी अभी तक, वो थी माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच पे ये था कि भैया ये ना कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट्स करके बैठे हैं जो एज ए चेयरमैन ऑफ सेबी नहीं कर पाती, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पक्का आएगा। कांता आंटी पांडे तुहीन, ठीक है ना। तू ही, तो ऐसे हाथ कर लो, तू ही रे, तुहीन पांडे जी को कह रहे हैं कि तू ही रे, कांता आंटी पांडे जी को कह रही है कि तू ही है मेरा जो है, याद रहेगा अब तो। यूएस प्रेसिडेंट, तो मुझे लगता है तुम्हें लगता होगा क्या बकवास मारती रहती है ये औरत बैठकर, है ना। पर यही बकवास तुम्हें वहां याद आएगी, फिर तुम आके मुझे बोलोगे कि हमें पेपर में ना आपकी आवाज़ सुन रही थी, वो यही बकवास एमसीक्यू करेक्ट करवाती है, ठीक है ना। Okay, so I'm sorry for the bakwas. US President Donald Trump recently unveiled plans to sell $5 million gold card resident permits. क्या है gold card resident permits? तो वो कह रहे तुमको यूएसए का सिटीजन बनना है, ठीक है, तो भैया पैसा दो और सिटीजन बन जाओ। कितना पैसा देना पड़ेगा, $5 million, ठीक है ना, टू नॉन अमेरिकन वर्ल्ड वाइड, कहीं से भी हो तुम, इतना पैसा दो और आ जाओ। अ लॉन्ग टर्म वीजा पॉलिसी, क्या है ये, अ लॉन्ग टर्म वीजा पॉलिसी दैट माइट इवेंचुअली, अभी ये कह रहे हैं सिटीजनशिप तो नहीं है बट रहने का जुगाड़ हो सकता है यूएसए में, माइट इवेंचुअली ऑफर अ pathway to citizenship for the global economic elite। ग्लोबल इकोनॉमिक एलीट मतलब जो बहुत अमीर लोग हैं वो सिटीजनशिप ले सकते हैं, सिटीजनशिप नहीं है, रेजिडेंट परमिट्स हैं। वो कह रहे हैं इवेंचुअली शायद सिटीजनशिप मिल जाए। $5 million की है, नॉन अमेरिकन के लिए ओपन है, क्या है, रेजिडेंट परमिट, आप रह सकते हो, ठीक है ना। द न्यू वीजा विल रिप्लेस, किसको रिप्लेस करेगा, सॉरी फॉर द बर्प, न्यू वीजा will replace EB-5 immigrant investor, EB-5 immigrant investor वीजा। जो ये EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीजा है ये किसके लिए है, EB-5 इमिग्रेंट इन्वेस्टर वीजा फॉर फॉरनर्स हु क्रिएट जॉब्स इन यूएस, जो जॉब्स बना क्रिएट करते हैं यूएस में। The latter, an option that Mr. Trump's Commerce Secretary Howard Lutnick has attacked, a full of nonsense, make believe and fraud, कोई बोल रहा है ये fraud है, गलत है,
ठीक है, EB-5 वीज़ा कब इंट्रोड्यूस हुआ था? EB-5 इंट्रोड्यूस्ड इन, ये हम सब पॉइंट बनाते हैं, EB-5 इंट्रोड्यूस्ड इन 1990। इसकी जगह अब कह रहे हैं पैसे दो और रहने का जुगाड़ कर लो अपना। पहले ये EB-5 होता था कि अगर आप जॉब्स बना रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग में जा रहे हो, मतलब अगर आप जॉब क्रिएट करोगे यूएसए में तो आ जाओ, तो आ जाओ, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट लेवल्स इसमें कितने थे? इन्वेस्टमेंट लेवल्स आर सेट एट डॉलर सो एंड सो, ठीक है। अब ये वाला हमें याद है, ये $5 मिलियन है, ठीक है। अब आगे चलेंगे। अर्लियर दिस वीक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन हिज मन की बात रेडियो हाईलाइटेड ओबेसिटी। ओबेसिटी क्या मतलब? मोटापा। वो कह रहे हैं कि भैया ऑयल खाना बंद करो, रिड्यूस ऑयल कंजम्पशन। नोटेड दैट ओबेसिटी अफेक्टेड 1 in 8 इंडियंस। मोटापा बहुत ज्यादा हो रहा है। WHO क्या कहता है? एज एबनॉर्मल और एक्सेसिव फैट एक्यूमुलेशन को ओबेसिटी बोलता है, ठीक है जी। ऑन February 2022 द सेंटर विड्रू द कंटेंशियस, ठीक है ना, सेंटर विड्रू द कंटेंशियस एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल। अब एडवोकेट्स में क्यों अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं, क्या दिक्कत है? अमेंडमेंट बिल, एक मिनट, कॉमा नहीं आना था, अमेंडमेंट बिल 20, बुल नहीं बिल। चलो 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 फटाफट से लिखो, मेरे को इसके बाद योगा करनी है, बहुत ही ज़रूरी है। लास्ट ईयर हम बहुत बीमार हो गए थे, इस बार नहीं होना है। एडवोकेट्स एक्ट कौन से साल का है? 1961। सबसे पहले तो ये बहुत ज़रूरी है कि 1961 का है, ये नहीं भूलना, ठीक है ना। नाउ द गवर्नमेंट डिसीजन टू रिट्रैक्ट द बिल फॉलोड अ लेटर फ्रॉम बार काउंसिल ऑफ इंडिया टू यूनियन लॉ मिनिस्टर पॉइंटिंग आउट दैट द प्रपोज्ड अमेंडमेंट थ्रेटन द ऑटोनॉमी एंड इंडिपेंडेंस ऑफ बार। वो कह रहे हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया कि लॉयर्स को कौन हैंडल करती है? बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज BCI। इसकी फुल फॉर्म तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। लॉयर्स की डोर किसके हाथ में है? BCI के बारे में। BCCI नहीं बेटा, ये BCI है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब इसके अंदर क्या कह रहे थे? सरकार कह रही थी भैया ऐसी फालतू में प्रपोज्ड बिल क्या कर रही थी? प्रपोज्ड बैन ऑन स्ट्राइक्स एंड बॉयकॉट्स बाय लॉयर्स। अब लॉयर को क्या होता है, मैं तुम्हें बताती हूँ क्या होता है। कहीं पर भी किसी की भी शहर में लॉयर को हाथ लगा दिया पुलिस ने गलत तरीके से, भैया सारी बार बैठ जाती है, वही की नहीं आस पड़ोस की भी, कि वकील को हाथ कैसे लगाया, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी, वकील के साथ कोई कुछ गलत हो जाए, सारी बार बैठ जाती है। और यही ताकत है वकीलों की। हाँ हाँ, तुम किसी सीए से मिलो, वो बड़े जेलस होते हैं वकीलों से कि भैया तुम्हारी तो बार बैठी है तुमको बचाने के लिए, कुछ नहीं कर सकते वकीलों को, कोई हाथ लगा के देखे वहीं पे बैठ जाते हो तुम अपना झंडा वंडा लेके कि बताओ क्या करोगे। तो स्ट्राइक में क्या होता है? काम नहीं होता, जजेस कोई ऑर्डर नहीं पास कर सकते, जज को बोल देते हैं कि भैया ठीक है तू भी यहीं से गया है, ठीक है ना, पंगा नहीं लेने का। तो अब ये क्या कह रहे हैं कि बैन कर दो, किसको? स्ट्राइक्स को और बाइकॉट्स को, citing their disruptive impact on judicial proceedings, citing their disruptive impact on judicial proceedings, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि कोर्ट जाते ही नहीं है ये। हाँ भाई, बहुत बहुत दिन बैठे रहते हैं, बहुत मजा आता है सच में, फालतू की छुट्टियां मिल जाती हैं, तभी तो वकील एंजॉय करते हैं इतना अपना काम, ठीक है। अब ये कह रहे हैं पर ये तो ताकत है वकीलों की, झंडा लेके बैठ जाना, तो वो कह रहे हैं ये नहीं बैठने देंगे। दूसरी चीज, लीगल प्रैक्टिशनर डेफिनेशन टू एक्सपैंड लिखेंगे, टू एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ, टू एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर। अब लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन में इंक्लूड करेंगे प्रैक्टिशनर, इंक्लूड लॉयर्स, इंक्लूड लॉयर्स associated with, include lawyers associated with फॉरेन लॉ फर्म्स। फॉरेन लॉ फर्म्स के साथ जो लॉयर्स काम कर रहे हैं उनको भी मतलब प्रैक्टिशनर माना जाएगा इंडिया में। कॉर्पोरेट एंटिटीज, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स के साथ जो काम कर रहे हैं, आज की डेट में लॉयर उसी को माना जाता है, बार उसी को मानती है जो कि प्रैक्टिसिंग है, मतलब जो कोर्ट्स में प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उनको वकील नहीं मानते हैं,
और ये दोनों काम इकट्ठे कर ही नहीं सकते। तो ये लीगल प्रैक्टिशनर की डेफिनेशन को एक्सपैंड कर रहे थे, तो बार वाले कहते ना बाबा ये भी नहीं करने देंगे, यह भी नहीं अलाउ होगा। तो ये दो चीजें जो हैं ये कर रहे थे, बट अब ये बिल जो है सेंटर ने विड्रॉ कर लिया है, एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025। कब का? ये 1961 का। ठीक है, ये दो पॉइंट्स थे जो हमने कवर कर लिए हैं। अब जेलेंस्की जो है, व्लादिमीर जेलेंस्की, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं, ये क्या थे? ये कॉमेडियन हुआ करते थे, लॉयर हैं, लॉयर टर्न्ड कॉमेडियन। चलो बताओ, अब इन्होंने लॉयर्स को भी बदनाम करना स्टार्ट कर दिया। बदनाम क्या, कुछ कह नहीं सकते वैसे। मतलब आप क्या समझते हो, इसकी जो पॉलिसीज थी वो सही ही थी, या यूक्रेन को ख़त्म कर गया, बचा गया? जो अब हो रहा है उसके हिसाब से तो ख़त्म कर गया। मतलब जो यूएस से लेके जा रहा है सामान, यूरोप ले जाएगा, तो ये बचेगा क्या वहाँ के लोगों के पास? ठीक है, व्लादिमीर जेलेंस्की जो है वो कॉमेडियन ही वॉज अ कॉमेडियन, इससे पहले कि वो प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन बने। और ये जो मेरी ओपिनियन है कि यार ये मुझे सही नहीं लगा जिस हिसाब से इसने चलाया वॉर वगैरह का, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है ना? मे बी यू माइट बी लाइक कि भाई बंदे ने बिल्कुल सही किया है, तो ये तुम्हारी ओपिनियन है। अग्री टू डिसअग्री, प्यार से रहने सीखो, कि अगर तुम मेरी ओपिनियन से नहीं अग्री करते इट्स फाइन, इट्स ओके। यूएस फेडरल वर्कर्स रिसीव सेकंड ईमेल। अब फेडरल वर्कर्स से पूछा जाए कि भैया तुमको क्यों ना लात मारी जाए, ठीक है? सेकंड ईमेल भेजिए यूएस फेडरल वर्कर्स को कि भैया तुम ऐसा क्या काम कर रहे हो, जस्टिफाई योर वर्क, ठीक है? नहीं तो हम तुम्हें निकाल देंगे। ये कौन कर रहा है? एलन मस्क को बिठाया है कि भैया तुम कॉस्ट कटिंग करो, देखो कहाँ फालतू का खर्चा हो रहा है, कॉस्ट कटिंग करने बिठा दिया, ठीक है? IMF has agreed to release the fourth tranche of $334 million from $2.9 billion bailout package to Sri Lanka to strengthen the island nation's recovery from its 2022 bankruptcy। तो आपको पता है श्रीलंका जो है वो bankruptcy में चला गया था। IMF agreed to release, पहले लिख लेते हैं, रिलीज, जल्दी जल्दी लिख लो, यहाँ पर लाइट भाग गई है। फोर्थ ट्रांच ऑफ, अगर लाइट मतलब नहीं आई ना और लैपटॉप बंद हो गया, तो जहाँ तक होगा उतना मैं डाल दूंगी, ठीक है? और उसके बाद फिर बाकी कल कर लेंगे, ठीक है ना? क्योंकि योगा क्लास नहीं मिस कर सकते, सेहत भी ज़रूरी है, ठीक है? तो आईएमएफ क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये क्या करता है? ये पैसा देता है, बट लेता भी है, बोलता है कि तुम अपने बजट बढ़ाओ, तुम अपना बजट नहीं टैक्सेस बढ़ाओ, ये करो, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ था श्रीलंका के यहाँ पर 2022 में, 2022 में बैंकरप्सी हो गई थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था। इंडिया ने बहुत हेल्प करी, इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया था, ठीक है ना? और यहाँ पर आईएमएफ ने क्या प्रोवाइड किया है? एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, ठीक है ना? EEF अरेंजमेंट प्रोवाइड करा है, किसको? टू श्रीलंका, ठीक है? आगे चलेंगे। स्विट्जरलैंड सेड इट विल होस्ट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन March 7 on the protection of Palestinian civilians in the occupied territories as called for in a United Nations vote. The 196 signatories to Geneva Convention will be invited to the meeting, which will be attended by ambassadors, the Swiss foreign minister said। स्विट्जरलैंड क्या कर रहा है? स्विट्जरलैंड कह रहा है कि बाकी सब तो सब, मतलब अब वो ही जो डायग्राम हम बना रहे हैं यूएस से यूक्रेन वाला, कि यूएस से यूक्रेन के पीछे था, ठीक है ना? कि भैया करो वॉर, हम तुम्हारे साथ हैं, वीर तुम बड़े चलो। अब कह रहा है वीर तुम रुक जाओ, हम तो तुम्हारे साथ नहीं है, बाकी देख लो अगर तुम्हारा साथ कोई और देता है, ठीक है? हम नहीं दे रहे, तुम हमारा पैसा देते देते जाओ और फिर जहां मर्जी जाओ। तो यूक्रेन रशिया की वॉर के अंदर, ठीक है ना, यूएस से तो कल्टी मार रहा है, यूएस से तो पैसा मांग रहा है यूक्रेन से कि मेरा पैसा दे। यूरोपियन यूनियन कह रही कि हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है? बट इन सभी लड़ाई में एक और वॉर जो हुई थी, जो इसराइल हमास के बीच में थी, ठीक है, और जहां पर गाजा डिस्ट्रॉय हो गया, जो पैलेस्टीनियंस वहां रहते हैं उनके लिए डिस्ट्रक्शन होगी, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कि कौन उनको कौन संभालेगा। तो स्विट्जरलैंड जो है वो क्या कर रहा है? विल होस्ट एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन मार्च 2025 on the protection of on the protection of on the protection of Palestinian civilians in occupied territories, ठीक है ना? जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में पैलेस्टीनियंस बैठे हैं उनकी प्रोटेक्शन पे बात होगी। कौन कर रहा है? ये स्विट्जरलैंड कर रहा है।
इसमें बुलाएंगे किसको? 196 सिग्नेटरीज ऑफ जिनीवा कन्वेंशन, सिग्नेटरीज ऑफ जिनीवा कन्वेंशन। अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या बनता है बच्चा लोगों कि जिनीवा कन्वेंशन को किस किसने साइन किया, कितनी कंट्रीज ने? 196। उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज एक्सपेक्टेड टू साइन एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर डेजिग्नेटिंग इंग्लिश एज ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। द ऑर्डर विल अलाउ गवर्नमेंट एजेंसीज एंड वो कह रहे हैं कि अगर कोई और लैंग्वेज यूज करनी है तो आप कर सकते हो, बट उसके लिए डॉक्यूमेंट अदर देन फेडरल देन ऑर्गेनाइज दैट रिसीव फेडरल फंडिंग टू चूज वेदर टू कंटिन्यू। फेडरल फंडिंग रिसीव होती है, वो बता सकते हैं हमें कंटिन्यू करनी है इंग्लिश या हम कोई और लैंग्वेज करेंगे। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो बाइडन जो थे, ठीक है ना, द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर विल रिसीव अ मैंडेट फ्रॉम बिल क्लिंटन, अच्छा नहीं जो बाइडन नहीं बिल क्लिंटन बोल के गए थे, दैट रिक्वायर्ड द गवर्नमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट रिसीव फेडरल फंडिंग टू प्रोवाइड लैंग्वेज असिस्टेंस टू नॉन इंग्लिश स्पीकर्स, कि नॉन इंग्लिश स्पीकर्स को भी आप असिस्टेंस प्रोवाइड करोगे। अब यहाँ पे लिखेंगे यूएस प्रेसिडेंट एक्सपेक्टेड टू, करा नहीं है बट शायद कर देगा, एक्सपेक्टेड टू साइन एन executive order designating English as official language in country। जिनको फेडरल फंडिंग है वो चूज कर सकते हैं, फेडरल फंडिंग कैन चूज to continue in language other than English। ठीक है, अब यहाँ पर ये किसको रिसीव करेगा? रिसीव का मतलब टू मेक अ लॉ अग्रीमेंट ऑर्डर और डिसीजन नो लॉन्गर हैव एनी लीगल पावर एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर फ्रॉम प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन that required government and organization that received federal funding to provide language assistance to non-English speakers। अब यहाँ पे था कि नॉन इंग्लिश स्पीकर्स को आप मदद करो, वो खत्म हो जाएगा। इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएसए डिक्लेयर कर दिया है डोनाल्ड ट्रंप जी ने। ठीक है, अभी हमने कल भी बात किया था, पीकेके डिक्लेयर्स ट्रूस विद तुर्की आफ्टर 40 इयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ट्रूस का मतलब होता है एंडिंग वॉर, एंडिंग, अग्रीइंग टू एंड वॉर, अग्रीमेंट टू एंड वॉर। तो यहाँ पे हम हेडिंग ही चेपेंगे, चलिए चेपते हैं, पीकेके डिक्लेयर्स ट्रूस with Turkey after 40 years of conflict। ट्रूस का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट टू एंड वॉर। ठीक है ना। आउटलॉड कुर्दिश मिलिटेंट्स डिक्लेयर्ड, कुर्दिश मिलिटेंट्स डिक्लेयर्ड, ठीक है ना। उनका जो लीडर है अंदर बैठा उसने ग्रुप टू डिसबैंड, लीडर अब्दुल्ला ओकालान। एक और रील आई था ओकालान, उसे याद कर सकते हो। ओकालान आस्किंग टू डिसबैंड, द ग्रुप। अब ये ग्रुप बना क्यों था, ठीक है ना, और इसको तुर्की में ये क्या चाहता था? पीकेके डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप है, ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट ग्रुप बाय तुर्की, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। ठीक है, इन सब ने इसको क्या डिक्लेयर किया हुआ है? टेररिस्ट ग्रुप। क्यों? वेज्ड एन
क्या किया था? Waged an insurgency since 1984 with aim of carving out a homeland for Kurds who account for around 20% of Turkey's 85 million people. तो 20% पॉपुलेशन है इनकी कर्ड्स की। ये अपना लैंड कार्व आउट करना चाहते थे, 1984 से लड़ रहे थे, बट अब इन्होंने डिसबैंड कर दिया ग्रुप। इनका जो लीडर है वो जेल में है, सॉलिडेटरी कन्फाइनमेंट में बैठाया हुआ है, अब ये बंद हो जाएगा। सो गाइज दैट्स इट। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो लाइक कर देना, प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर करना सेशन के बारे में, और आपको बताना है सेबी का, SBI नहीं, सेबी का न्यू चेयरमैन कौन है, इन द कमेंट्स। ये आज का क्वेश्चन है। अगर आपने हमारी वेबसाइट loggery.in विजिट नहीं करी है तो कर लो, ठीक है ना। वहाँ पर आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, MHCET 3 years, MHCET 5 years, CUT UG PG, MHCET 5 years, MHCET 3 years, जामिया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी लखनऊ। ये बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनत करके बनाए हैं, बिल्कुल एक्चुअल टच देने की कोशिश करिए। इनको सॉल्व करोगे तो आपकी बहुत हेल्प होगी, और ऑब्वियसली आप हमें सपोर्ट भी कर पाएंगे। एंड यस, आप हमारे से जनवरी पार्ट 1 2 3 जो आ गया है 2025 का कंपाइलेशंस करंट अफेयर्स, वो भी खरीद सकते हैं। इन सभी मॉक टेस्ट के साथ MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, तो ज़रूर इनरोल करना, loggery.in विजिट कर लेना। कोई भी लिंक आपको चाहिए तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, आप मेरे को DM भी कर सकते हो ऑन इंस्टाग्राम, मैं इस हैंडल पर रिप्लाई करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कैसा सेशन कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।